जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था कि एक किसान को 13 बौने मिलते हैं और उसका सभी काम करते हैं, लेकिन कुछ दिन में किसान आलसी हो जाता है। तो उसकी बीवी उन 13 बौनों को कद्दू में बिठाकर एक नहर के पास जाती है, लेकिन अंधेरे के कारण वह कद्दू गिर जाता है। अब इसके आगे की कहानी। इधर कद्दू लुढ़ककर एक पेड़ से टकराया जो उस कच्ची नहर के किनारे पर था। कद्दू टूटा तो उससे बौने भाई छिटक कर कुछ तो पानी में बह गए और कुछ शायद इधर उधर चले गए। किसी को भी पता नहीं चला कि वे कहाँ पहुँच गए हैं। एक बौना भाई कुछ दूर बहने के बाद नहर के किनारे पर लगा। बड़ी मुश्किल से वह बाहर निकला। उसे दूर रोशनी दिखाई दी। वह उधर ही चल पड़ा। करीब 1 घंटा चलने के बाद वह किसी छोटे शहर की एक गली में जा पहुंचा। उसने एक सुंदर से घर में पनाह लेने की सोची। थकान और भूख के मारे उसका बुरा हाल था। उसे घर के एक तरफ नाली दिखाई दी। उसी से होकर वह आंगन में पहुंच गया। फिर उसने सोचा कि रसोई से कुछ खा ले। रसोई का दरवाज़ा बंद किया हुआ था। वह दरार से होकर अंदर घुस गया। वहाँ कई तरह के खाने की चीज़ों की खुशबू तो आ रही थी, परंतु चीज़ अच्छी तरह प्लास्टिक के डिब्बों में या फिर फ्रिज में बंद थी। उसने सारी रसोई घूम ली, परंतु नमक, मिर्ची, चाय पत्ती इत्यादि के अलावा कुछ भी खाने की चीज़ें खुली हुई नहीं मिली। वह बाहर आ गया। फिर वह एक कमरे में घुस गया। यह कमरा एक छोटी लड़की का था। लड़की मज़े से सो रही थी। उसकी बगल में पानी का गिलास था। दूसरी ओर टेबल पर मिठाई का डिब्बा पड़ा था। वाह, मज़ा आ गया, बौने भाई ने सोचा। वह टेबल पर चढ़ गया और गत्ते का डिब्बा खोलकर मज़े से मिठाई खाने लगा। उसे प्यास भी लग गई। वह दूसरी तरफ पानी के गिलास के पास पहुंचा, लेकिन गिलास से आधा पौन इंच नीचे तक ही उसका सिर रह गया। पानी पिए तो कैसे पिए? अगर पानी पीने की ज़्यादा कोशिश की तो कहीं गिलास गिर ही ना जाए और सारा पानी बिखर जाए। वह दूसरे कमरे में गया। वहाँ लड़की की मम्मी पापा सो रहे थे। पापा की बगल में माचिस और सिगरेट की डिब्बी पड़ी थी। वह माचिस और सिगरेट की डिब्बी बारी बारी से उठा लाया। फिर उसने गिलास के पास पहले मिठाई के डिब्बे का ढक्कन उल्टा करके रखा, फिर उसके ऊपर सिगरेट की डिब्बी और उसके ऊपर माचिस की डिब्बी रख एक सीढ़ी जैसा बना लिया। फिर वह माचिस के ऊपर चढ़ गया। अब उसका सिर तो गिलास से ज़रा ऊपर था, परंतु गिलास में पानी कुछ नीचे था। कैसे पिए? वह नीचे उतरा और उस लड़की का रुमाल उठा लाया। फिर माचिस पर चढ़ गया। गिलास में रुमाल को लटका दिया। रुमाल भीग गया तो उसने उसे खींचकर बाहर निकाला और मुंह से निचोड़कर पानी पिया। इस तरह उसने 4-5 बार ऐसा ही किया। तब जाकर उसकी प्यास बुझी। फिर वह छोटी लड़की के पैरों की तरफ जाकर कंबल हटाकर सो गया। सुबह लड़की उठी। वह उठकर पहले पानी पीती थी। जैसे ही उसने गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया तो देखा और देखकर हैरान हो गई कि मिठाई के पास मिठाई के डिब्बे का ढक्कन और उसके ऊपर सिगरेट की डिब्बी तथा माचिस रखी थी। साथ ही उसका थोड़ा भीगा हुआ रुमाल भी था। लड़की की समझ में कुछ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया। उसने सोचा
कि जाकर पापा से पूछती हूँ। तभी बाहर से पापा की ही आवाज़ आ गई, अरे भाई, मेरी सिगरेट माचिस कौन ले गया है? लड़की ने जैसे ही कंबल हटाया तो उसे पैरों की तरफ एक छोटा सा बौना सोता हुआ दिखाई दिया। वह घबरा कर नीचे कूद गई। तभी बौना भाई की नींद खुल गई। उसने होठों पर उंगली रखकर लड़की को चुप रहने का इशारा दिया। फिर उसने उठकर उस लड़की के पास बैठने को कहा। लड़की हैरानी से उसके पास बैठ गई। तब बौना भाई ने अपने बारे में उसे बताया। वह फिर बोला, हम सभी भाई बहुत मुसीबत में हैं, आप हमारी मदद करो, हमें एक दूसरे से मिलाओ। हम पर आपका बहुत एहसान होगा, परंतु हमारे बारे में प्लीज़ किसी को मत बताना, नहीं तो हमारा ना जाने क्या हाल होगा। लड़की ने सोचा कि यह ठीक ही कह रहा है। इतने छोटे से बौनों को तो कोई लैब में ले जाकर रिसर्च करना चाहेगा, कोई चिड़ियाघर में रखना चाहेगा, या कोई इनके साथ कुछ और तमाशा करना चाहेगा। इतना तो तय है कि फिर ये लोग आराम से नहीं रह पाएंगे। वह फिर बोला, मुझे अपने साथ ही रख लो, मैं आपकी बहुत सेवा करूँगा। लड़की बोली, अरे तुम इतने छोटे हो, तुम भला मेरी क्या सेवा कर सकते हो? और तुम लोग कितने भाई हो? हम लोग 13 भाई हैं और एक हादसे में बिछड़ गए हैं। मैं आपके सिर की मालिश कर सकता हूँ। अगर आपके सिर में जुएं हों तो मैं उन्हें भी निकाल सकता हूँ। आपके हाथ पैर दबा सकता हूँ। लड़की हैरानी से उसकी बातें सुन रही थी। वह फिर बोली, आपका ड्रेसिंग टेबल जो ऐसा बिखरा हुआ सा है, उसकी हर चीज़ करीने से रख दूंगा। आपकी सभी कॉपी किताबें ठीक तरह से लगा दूंगा। लड़की को उसकी बातें सुनकर मज़ा आ रहा था। वह बोली, अच्छा, और क्या क्या कर सकते हो? इस तरह साफ सफाई के और भी कई काम कर सकता हूँ। आपके घर के गमलों के पौधों की गुड़ाई सफाई भी कर सकता हूँ। पहले भी हम एक किसान दादा के घर उसकी खेती बाड़ी का काम कर चुके हैं और चुपके चुपके किया ही करते थे। पहले तो वो लोग बहुत खुश थे। उन्होंने हमारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। फिर न जाने क्यों किसान की बीवी को, जिसे हम गौरी माँ कहते थे, यह अच्छा नहीं लगा कि हम किसान का सारा काम करें। इससे वह निकम्मा और आलसी हो जाएगा। तब वह हमारे ही कहने पर हमें कद्दू में भरकर किसी और किसान के खेत में गाड़ने के लिए ले जा रही थी कि कद्दू उसके हाथ से छूटकर टूट गया। पास ही पानी की नहर बह रही थी। कद्दू टूटा तो रात के अंधेरे में हम सब भाई बिखर गए। ऐसे ही मैं भी नहर में बहकर किनारे लगा और चलकर इधर आ पहुंचा हूँ। लड़की हैरानी से उसकी बातें सुनती रही। फिर उसने सोचा कि यह बौना भाई तो उसका एक अच्छा साथी बन सकता है। उसका और कोई भाई बहन तो था नहीं। वह बोली, ठीक है, तुम यहीं रहो। मैं अपनी तरफ से किसी को कुछ नहीं कहूँगी, परंतु तुम अपना ख्याल रखना। इतने चुपके से सिगरेट और माचिस की डिब्बी को पापा के कोट की जेब में डाल दिया। फिर वह बाथरूम चली गई। उसने बौने भाई को भी बाथरूम भेजा। कुछ देर बाद वह स्टोर में गई। वहाँ उसके पुराने खिलौने तब भी पड़े थे। वह ढूंढकर एक गुड़िया का घर और उसके छोटे छोटे बर्तन ले आई और कमरे की अलमारी के नीचे खाने में जमा के रख दिए। वह गुड्डे गुड़ियाओं के छोटे छोटे कपड़े, रजाई, चादर आदि भी ले आई। फिर उसने बौने भाई से कहा, अब तुम्हारा घर इस अलमारी में ही रहेगा।
मैं कभी भी अलमारी पूरी तरह बंद नहीं करूँगी। जब भी कोई मेरे कमरे में आए तो तुम इसी में छुपकर बैठ जाया करना। वैसे मेरे कमरे में जहाँ भी तुम चाहो घूम सकते हो। ठीक है दीदी, अभी थोड़ी देर में मैं स्कूल चली जाऊँगी, फिर शाम को 4 बजे तक वापस आऊँगी। तुम्हारे खाने पीने का सामान यहीं रख दूँगी। बौने भाई को तो मनचाही मुराद मिल गई थी। वह बोला, दीदी आप मेरे खाने पीने की फिक्र मत करो, मैं चुपके से रसोई में जाकर अपने खाने का इंतज़ाम कर लूँगा। आप तो बस यह बताओ कि यहाँ कोई कुत्ता या बिल्ली तो नहीं है। खैर कुत्ता तो हमारे घर में नहीं है, हाँ बिल्ली ज़रूर कभी कभी आ जाती है। तुम अपना ध्यान रखना। वह फिर बोली, हाँ मेरा नाम रीमा है, तुम मुझे रीमा दीदी कहकर बुला सकते हो। मुझे अच्छा लगेगा, परंतु मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? मेरा नाम गौरी माँ ने तीकू रखा है, तुम वही बुलाओ तो ठीक रहेगा। तीकू? अच्छा, मैं तुम्हें तीकू ही बुलाऊंगी। तुम्हारे लिए कुछ बिस्कुट, नमकीन और एक केला रख जाऊंगी, बाकी जैसा तुम ठीक समझो। अच्छा बाय। यह कहकर रीमा चली गई। स्कूल में भी रीमा तीकू के बारे में ही सोच रही थी। उसे अपने में ही इस तरह खो हुई देखकर उसकी सबसे करीबी सहेली राधा ने पूछा, क्या बात है रीमा, तुम कुछ खोई खोई सी लग रही हो, क्या सोच रही हो? नहीं कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। रीमा के मन में बार बार यह बात आ रही थी कि वह किसी को अपना राजदार बनाए और उसे तीकू की बात बताए, परंतु फिर भी तीकू की बात याद आ जाती कि उसका राज हर किसी पर खोलना ठीक नहीं रहेगा। कुछ देर तो वह कसमकस में रही, फिर वह अपने को रोक नहीं पाई और उसने राधा को तीकू के बारे में ही बता दिया। राधा भी पूरा किस्सा सुनकर हैरान रह गई। वह अपनी आँखों से तीकू को देखना चाहती थी। उसने रीमा से कहा कि वह शाम को ही उसके घर आएगी। रीमा भी यही चाहती थी। उसने कहा, ज़रूर आना। शाम को राधा एक चॉकलेट लेकर रीमा के घर आ गई। राधा की आते ही वहाँ दोनों रीमा के कमरे में घुस गईं। तीकू झट से अलमारी में छुप गया। रीमा ने उसे बुलाया, अरे तीकू बाहर आ जाओ, यह मेरी पक्की सहेली राधा है। उसको मैंने तुम्हारे बारे में सब बता दिया है और वह तुम्हारी बात किसी को नहीं बताएगी। आओ बाहर आ जाओ। तीकू झिझकता झिझकता बाहर आ गया। उसे देखकर राधा के मुंह से निकला, हाय माँ, इतना नन्हा सा प्यारा सा बच्चा, मैं तो तुम्हारी बात पर यकीन ही नहीं कर सकती थी। जब तक खुद देख न ले कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाएगा। आओ आओ, क्या नाम बताया? तीकू। हाँ तीकू भाई, इधर आओ, मैंने तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई हूँ। तीकू आगे बढ़ आया। राधा ने चॉकलेट का एक नन्हा सा टुकड़ा तीकू को दिया। बाकी चॉकलेट दोनों सहेलियों ने खा लिया। क्या तुम मेरे पास आना चाहोगे? राधा ने पूछा। तीकू चुप रहा तो रीमा बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं आएगा। आओ तीकू। राधा ने तीकू को हाथ में उठा लिया और उसके नए नक्श देखने लगी। अरे सब कुछ तो छोटे से बच्चे जैसे हैं। तभी रीमा की मम्मी कुछ खाने के लिए लेकर अंदर आ गई। राधा ने झट से तीकू को अपने कोट की जेब में डाल लिया। रीमा की मम्मी ने उनकी चुप्पी देखकर पूछा, आज क्या पकड़ा है दोनों सहेलियों में? कुछ भी तो नहीं मम्मी, बस यूं ही स्कूल की बातें चल रही थी। अच्छा अच्छा, लो यह खा लो। रीमा की मम्मी वापस चली गई।
तो राधा ने फिर से तीकू को बाहर निकाल लिया, खेलने के लिए छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर में राधा अपने घर चली गई। इस तरह तीकू रीमा के साथ घुल मिलकर रहने लगा। रीमा भी उसके साथ खुश थी। वह उसके कमरे का हर छोटा मोटा सामान भी करीने से रख देता था। एक शाम रीमा कहीं बाहर जाने के लिए बहुत अच्छी तरह तैयार हो रही थी, तो तीकू ने पूछा, क्या बात है दीदी, आज कहाँ की तैयारी है? आज मेरी सहेली के जन्मदिन की पार्टी है, वहीं जा रही हूँ। क्या राधा दीदी का जन्मदिन है? नहीं नहीं, एक और सहेली का है, तू उसे नहीं जानता। दीदी, मुझे भी पार्टी में ले चलो ना, मैं आपकी जेब में ही रहूँगा, बस जरा सा झांक कर देखता रहूँगा। कितने दिन हो गए यहीं बंद हूँ, कहीं गया ही नहीं। चल, तू भी क्या याद रखेगा, तुझे ले चलूँगी, परंतु तुझे ले जाने के लिए इस अच्छी ड्रेस के ऊपर कोट पहनना पड़ेगा। कोट भी अच्छा लगेगा दीदी। अच्छा अच्छा, ज़्यादा चापलूसी मत कर। हाँ, भूल कर भी बाहर मत निकलना। इतना पागल नहीं हूँ मैं। रीमा ने उसे कोट की बाह की जेब में रखा और पार्टी में पहुंच गई। पार्टी में पहले तो गपशप हुई, उसके बाद केक कटा, कुछ खाना पीना हुआ, फिर म्यूजिक के साथ डांस का दौर शुरू हो गया। रीमा भी झूम झूम कर नाचने लगी। तीकू ने जरा बाहर झांकने की कोशिश की कि उसी समय रीमा डांस करते करते जरा नीचे झुकी तो तीकू महाराज नीचे गिर पड़े। यह तो अच्छा रहा कि सभी अपने नाचने की धुन में थे, किसी को कुछ भी पता न चला। परंतु इतनी सारी नाचती कूदती टांगों के बीच से गुजर कर जाना कोई हंसी का खेल नहीं था। बड़ी मुश्किल से तीकू बचता बचाता एक तरफ अंधेरे में चला गया। उसने सोचा, दीदी को आवाज़ देना ठीक नहीं है। दीदी को जब पता चलेगा कि वह उसकी जेब में नहीं है तो वे खुद ही उसे ढूंढ लेंगी। रीमा तो डांस में ऐसी मस्त थी कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। रात रीमा को याद ही नहीं रहा कि तीकू उसकी जेब में था। वह एक सहेली की कार में बैठकर घर चली गई। घर जाकर जब वह कमरे में पहुंची और उसने अपनी जेब में हाथ डाला, तब उसे पता चला कि तीकू तो जेब में है ही नहीं। उसका दिल धक से रह गया। न जाने तीकू पर क्या बीत रही होगी। अब क्या करे, उतनी रात में वापस उस सहेली के घर जा भी नहीं सकती थी और ना ही टेलीफोन कर सकती थी कि टेलीफोन से तो तीकू का सभी को पता चल जाएगा। क्या करे। सारी रात उसने इसी उधेड़-बुन में काटी। सवेरे 8 बजे उसने अपनी सहेली को फ़ोन किया। हेलो, मैं रीमा बोल रही हूँ। हाँ हाँ, क्या बात है, उस सहेली ने पूछा। अरे, मेरी एक चीज़ तुम्हारे घर रह गई है। क्या रह गई है? हमें तो कुछ नहीं मिला। यह सुनकर रीमा की जान पे जान आई कि किसी को तीकू का पता नहीं चला। मैंने अपने ईयरिंग तुम्हारे घर एक जगह छुपा कर रखे हैं। मैं 9 बजे आकर ले लेती हूँ। ठीक है, उसकी सहेली ने कहा। कहाँ रखे हैं, मैं ढूंढ लेती हूँ। नहीं, तुम्हें नहीं मिलेंगे। यह कहकर उसने फ़ोन रख दिया। इधर तीकू का बुरा हाल था। जब पार्टी खत्म हो गई और एक एक कर सभी चले गए तो उसकी रुलाई फूट गई। क्या करे, कैसे रीमा दीदी के पास पहुँचे। वह चुपचाप उसी दीदी के कमरे में चला गया और उसके पलंग के नीचे आंखें बंद करके बैठा ऊँघता रहा। उसकी रात भी सोते जागते ही कटी। सुबह ही एक महिला उसके कमरे में
झाड़ू देने आ गई। पहले तो वह दूसरी जगह झाड़ू देती रही, फिर पलंग के नीचे झाड़ू देने वाली थी कि बड़ी मुश्किल से उसकी नज़र बचाकर तीकू मेज के नीचे चला गया जहां वह महिला झाड़ू दे चुकी थी। वह वहीं बैठा बैठा ऊँघने लगा। कुछ देर बाद उसे रीमा दीदी की आवाज़ आई। वह उस सहेली से बात कर रही थी। उसका दिल बल्लियों उछलने लग गया। जरा देर बाद रीमा अपनी सहेली के साथ उसके कमरे में आ गई और वह झूठ मूठ किताबों में से अपनी ईयरिंग जो पहले ही उसके हाथ में थे निकाल कर उस सहेली को दिखाने लगी कि रात उसने उसी जगह अपनी ईयरिंग रख दी थी। क्यों उसके कान दर्द कर रहे थे। फिर वे पलंग पर बैठ गई। तभी तीकू मेज के नीचे से निकलकर चुपके से रीमा दीदी के पास आ गया। उसने रीमा की टांग में चिकोटी काटी। रीमा समझ गई कि वह तीकू ही होगा। उसने झट से खुजली करने के बहाने उसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया। उसकी सहेली को कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा चलती हूँ, स्कूल के लिए देर हो रही है, रीमा बोली। रात पार्टी में खूब एंजॉयमेंट किया, थैंक्स। फिर रीमा ने घर जाकर तीकू को अपने कमरे में छोड़ दिया और स्कूल चली गई। शाम को राधा फिर रीमा के घर तीकू से मिलने आई। दोनों सहेलियों ने तीकू से फिर से उसकी पुरानी बातें पूछी। हाय बेचारा, कहाँ कहाँ से भटक कर इतनी दूर मेरे घर पहुँचा। शायद ईश्वर की यही मर्जी होगी, तभी तो यह मुझे इतना अच्छा लगता है। हाँ, मुझे भी उससे मिलना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मैं भी इसे अपने घर ले जाऊंगी। नहीं, तुम्हारे घर नहीं, ऐसे तो किसी और को भी उसके बारे में पता चल सकता है। इसका यहीं रहना ठीक है। तुम जब चाहो आकर इससे मिलो, खेलो, परंतु इसमें हमें इसके भाइयों को भी तो ढूंढना है। कैसे ढूंढा जाए, रीमा बोली। और हाँ, इसके लिए कपड़े भी तो बनवाने हैं। चल, कल स्कूल के बाद इसके कपड़े सिलवाने के लिए पास वाले दर्जी के पास चलेंगे और दर्जी से कहेंगे क्या, अपना एक गुड्डा ले जाएंगे जो इसके बराबर ही है। फिर दर्जी से कहेंगे कि हमें इसका ब्याह एक सुंदर गुड़िया से करना है, इसलिए इसके सुंदर सुंदर कपड़े बना दे। उससे क्या पता चलेगा कि हम किसके लिए कपड़े बनवा रहे हैं। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। तो ठीक है, कल स्कूल से आने के बाद तुम मेरे घर आ जाना। फिर राधा अपने घर चली गई।